चैप्टर 9 है और इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि इतनी सारी चीज़ें बताने के बावजूद अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे, इस बुक में उन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन सबको सुनने के बावजूद कई लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, जो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी। ये प्रॉब्लम किस किस टाइप की होती हैं? जैसे डर होगी कि हम कैसे करेंगे, सनकीपना, आलस, बुरी आदतें और जिद। इन सब रीजंस की वजह से वो सब कर नहीं पाएंगे। एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, क्या पता रॉबर्ट कियोसाकी को सॉल्यूशन भी बता दे। शुरू करते हैं। सबसे बड़ा कारण है डर। सबसे पहली प्रॉब्लम है डर। डर किस बात का? कि हम लोग पैसा लगाएंगे और पैसा हमारा डूब जाएगा। तो इस मामले में रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि आज तक मैं एक ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसको पैसा खोना अच्छा लगता हो। मतलब जो लोग लगाते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता, कितना भी करोड़पति आदमी हो उसको अपना पैसा खोना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसी के साथ मैं एक भी ऐसे अमीर आदमी से नहीं मिला जिसको पैसे का नुकसान ना हुआ हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे गरीब लोगों से ज़रूर मिला हूँ जिन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में एक पैसा तक नहीं खोया। इन्वेस्टमेंट करने से डर तो है, अमीर आदमी को भी होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी समझदारी इस बात में है कि पैसा खोने के बाद वो खुद को संभाल लेते हैं। और ये संभालना सबकी बस की बात नहीं होती। पैसा खो जाना इतनी बड़ी बात नहीं है, खुद को संभालना बहुत बड़ी बात है जो सबसे नहीं हो पाता। मेरे दोस्त की एक वाइफ है, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, मेरे दोस्त की वाइफ है, नर्स है। वो जब भी अपने सामने खून देखती है उसकी ऐसी आदत है कि जल्दी से वो काम में लग जाती है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर मैं उसके सामने इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा ना तो वो भाग जाएगी। अब बताओ, मेरा थोड़ा उल्टा सिस्टम है। मैं इन्वेस्टमेंट से नहीं डरता, मैं खून देखता हूँ तो भागता नहीं हूँ, मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ। ऐसी बुरी हालत होती है खून देख के मेरी। मतलब हर किसी का ना किसी चीज को लेकर फोबिया है। फोबिया मतलब किसी चीज का डर बहुत ज्यादा। किसी को सांप देखने से डर लगता है तो किसी को खून देखने से डर लगता है, किसी को इन्वेस्टमेंट से डर लगता है। इन्वेस्टमेंट से जो डर लगता है ना, ये बनाया जाता है। ये फोबिया वैसा नहीं होता, ये अंदर से नहीं आता, ये बनाया जाता है। लेकिन अमीर डैडी इसका एक सॉल्यूशन बताते थे। अब तक अमीर डैडी के लिए बहुत रिस्पेक्ट आ गई होगी मन में। अमीर डैडी एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताते थे कि डर एक इलाज है, इस फोबिया का एक इलाज है। इस फोबिया को फेस करो। अब ये बात थोड़ी बचकानी सी लगती है कि डर लगता है तो कैसे फेस करें, अगर फेस ही कर सकते हैं तो डरते क्यों? लेकिन फेस करना ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। कम उम्र में फेस करने की आदत डालो क्योंकि टाइम के साथ ये बड़ा होता जाता है। 20 साल की उम्र में बचत करके इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी, 30 साल की उम्र में बचत करके इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। अमीर डैडी बोलते थे, इस मामले में अमीर डैडी टेक्सास के लोगों को उदाहरण देते थे। वो टेक्सास के लोगों को बहुत पसंद करते थे। एक्चुअली पता है उसका रीज़न क्या था? ये टेक्सास के लोग जो थे, ये जब जीतते थे किसी भी चीज़ में, जब जीतते थे तो बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करते थे और जब हारते थे तो भी बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करते थे कि इनकी जीत भी अगर बड़ी हो तो इनकी हार भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, कि हार हो तो ऐसी हो। तो वहाँ पे जब लोग हारते थे तो बड़े लेवल पर डंके बजाकर लोग सेलिब्रेट करते थे कि मैं हारा नहीं, सीखा हूँ। तो हार हो तो ऐसी हो, बड़े लेवल की हो। टेक्सास के लोग बड़े पसंद थे अमीर डैडी को। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो बोलते थे कि कभी कॉकरोच देखा है, उसके ऊपर लाइट डालोगे तो वो इधर उधर भागने लगेगा घबरा के। ऐसे ही है, यहाँ के लोग जब उनको लाइट दिखाई जाती है तो डर के इधर उधर भागते हैं। और ये लोग अपना जोश और एनर्जी वहां पर दिखाते हैं। जब ये लोग कोई सामान लेने जाते हैं के सामने 1 रुपए कम हो गया तो वहां पर चिल्ला चिल्ला कर अपना जोश दिखाते हैं। बल्कि टेक्सास के लोग जब बड़े लेवल पर जब दिवालिया होते हैं, बहुत तारीफ की जाती है उन लोगों की। जबकि यहाँ पर लोगों को सेफ खेलना है, एकदम सेफ। यहाँ पर लोगों को बस एक छोटी सी बात नहीं समझ में आती कि जीत हमेशा हार के बाद आती है। मैं आज तक एक ऐसे गोल्फ खेलने वाले से नहीं मिला जिसने कभी अपनी जिंदगी में एक बॉल ना खोई हो। आज तक किसी ऐसे लवर से नहीं मिला जिसका दिल ना टूटा हो। और आज तक ऐसे अमीर आदमी से नहीं मिला जिसने अपनी जिंदगी में पैसा नहीं खोया हो। खेलते हैं तो कभी जीत मिलती है तो कभी हार भी मिलती है। तो हार को एक्सेप्ट करो, हार से सीखो। सेफ खेलकर चांसेस कम हो जाते हैं कुछ बनने के लिए। अब ऐसे में यही बात हो गई कि हर इंसान स्वर्ग जरूर जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। हारने से इंसान ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा स्मार्ट बनता है। टेक्सास के लोग अपनी हार को चिल्ला चिल्ला कर शान से बताते हैं।
वो दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ नया सीखें, कुछ बड़ा सीखे हैं। जीतने वालों का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वो हार से डरते नहीं हैं, हार को एक लेसन की तरह लेते हैं, सीखने के लिए। यही सीक्रेट है। पहली प्रॉब्लम थी डर। डर के लिए वो जितना बता सकते थे उन्होंने बता दिया। अब वो बताते हैं सनकीपना। ये सनकीपना क्या होता है? हर इंसान में थोड़ा बहुत सनकीपना होता है, ज्यादा सोचने का पागलपन। ज्यादा सोचता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, दूसरे लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं ही क्यों करूं, जरूरी है क्या, मैं जो चाहता हूं वही हो। अब ये सनकीपने को कई जगह पर रिलेटिव्स भी बढ़ा देते हैं। रिलेटिव्स की सलाह चाहे मांगे चाहे नहीं मांगे, ये लोग डर बैठा देते हैं मन में। इन लोगों की वजह से मौके हमारे आसपास आकर के निकल जाते हैं, लेकिन हम उन्हें ले नहीं पाते। ये लोग बेमतलब का शोर मचाने वाले लोग हैं। ये तो वही बात हो गई कि जब जब दुनिया में एक जगह पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं दुनिया में चारों तरफ हथियारों की खरीद बढ़ जाती है। हर इंसान अपने आप को सेव करने के लिए हथियार खरीदना शुरू कर देता है। अब ये बेकार की चीज खरीदने से अच्छा है कि पैसा अच्छी जगह लगा दे। लोग इन बेकार की चीजों में पैसा लगा देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में नहीं, क्योंकि हल्ला बहुत होता है। वो रिलेटिव सलाह देते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया होता है। मुझे याद है 1992 में मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था। 2 दिन तक वो मेरे साथ में रहा, मेरी और मेरी वाइफ के साथ में। उसने हमारा काम देखा रियल एस्टेट का। तो उस वक्त बाजार बहुत डाउन था, हमारे हाथ में पैसा था नहीं। हमने उससे कहा कि इस जगह पर पैसा लगा दे। अच्छा सौदा दिखाया उसको, ये खरीद ले, अच्छा टाइम है, शायद 1 यूनिट खरीद लेगा तो $42,000 की पड़ेगी। उसको अच्छा लगा सौदा और उसने खरीद लिया, ऑलमोस्ट खरीद लिया और खुश होकर चला गया। 2 हफ्ते के बाद जिस एजेंट से सौदा किया था उस एजेंट का फ़ोन आया और वो मुझसे फ़ोन करके बोलता है कि सर आपका जो दोस्त था जिसने सौदा लिया था वो पीछे हट गया। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तुरंत, बोला भाई क्या हुआ? तो वो ज़्यादा बोला ही नहीं, बस इतना बोला कि पड़ोसी बोल रहा है कि महंगा है, जो तूने लिया है वो महंगा है। मैंने बोला कि तेरा पड़ोसी इन्वेस्टर है? तो वो बोला नहीं। तो तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो? मैं इतने टाइम से ये काम कर रहा हूँ, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो बोला भाई उसको भी बहुत नॉलेज है, वो भी इन चीज़ों में देखता रहता है, ध्यान लगता रहता है, ध्यान लगाता रहता है। ऐसा बोलकर उसने वो सौदा छोड़ दिया। उसका नाम था रिचर्ड। अब कुछ सालों के बाद में 1992 की बात है ये, या 1995 में, जब बाजार पलटा, उसी घर की कीमत बढ़ के $95,000 हो गई। रिचर्ड को क्या करना था? बस इसे लेकर रखना था अपने पास, सिर्फ नाम के लिए, और आज वो शायद 95,000 कमा लेता। लेकिन आज तक वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सका। मौके ऐसे ही उसके सामने आए, आज भी मौके मौजूद हैं, लेकिन वो लेता ही नहीं है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि ये चीज़ें उनको खतरनाक लगती हैं। ये सब उनके आसपास के लोग दिमाग में डालते हैं, तभी उनके दिमाग में ये सनकीपना आता है। मैं तो बस इतना बोलता हूँ कि चीज़ अच्छी है या नहीं, अपने दिमाग से सोचने की कोशिश तो करो। उनकी क्यों सुनते हो? भगवान ने तुमको आंखें नहीं दी हैं क्या? इस मामले में तो एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, वो शायद आपको अभी नाम याद आ जाएगा उनका। एक कर्नल साहब थे, 66 की एज में कर्नल साहब का पूरा व्यापार खत्म हो गया और अभी वो सोशल सिक्योरिटी के चेक पर चल रहे थे अपने। और अभी वो क्या कर रहे थे? अपने प्राइवेट चिकन की रेसिपी बेच रहे थे। पूरे देश के अंदर यहाँ वहाँ जाकर हर जगह उनको रिजेक्ट होना पड़ता था। 1009 बार वो अपनी रेसिपी लेकर गए, लोगों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सब जगह मना कर दिया। और 1010वीं बार जब किसी के मुंह से हाँ निकला, उनके लिए तो ब्रांड दुनिया को मिला, जिस ब्रांड का नाम था KFC। और इसके बाद कर्नल साहब करोड़पति बन गए। तो ये एक रीज़न है सनकीपना, ठीक है। इसके बाद एक और रीज़न है आलस। आलस जो होता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि सोफे पर पड़े पड़े वही आलस होता है। आलस एक और टाइप का होता है जो आप सबको बिल्कुल समझ में आएगा, दिमाग में घुस जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो काम में इतना ज़्यादा अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं, अपने काम के अंदर इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं कि उस चीज़ से बाहर ही नहीं आना चाहते, वो किसी और चीज़ को फेस ही नहीं करना चाहते। और अगर उनको जाकर के ये बात बोलोगे तो वो चिढ़ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि तुम हमारे काम के बीच में मत आओ, हमें बहुत काम है। तो वो क्या करते हैं? अपने इसी काम में कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं और उससे वो बाहर नहीं आना चाहते। तो ये भी एक टाइप का आलस ही होता है। या तो अपने काम में बिजी रहेंगे,
अगर नहीं रहेंगे तो किसी और काम में बिजी रहेंगे, अपने बच्चे को घुमाने में बिजी रहेंगे, लेकिन वो किसी और चीज को फेस नहीं करना चाहते जो शायद उनकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर आलस का मतलब अपने काम के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। अब इस चीज का सॉल्यूशन यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी एक चीज बताते हैं जो शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, इस बारे में आप खुद सोचना। वो कहते हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन थोड़ा बहुत लालच सही है। इस मामले में हमारे माँ बाप ही हमें सिखाते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है, लेकिन वो ही हमें बोलते हैं कि अच्छे नंबर ला तो ये दिलाऊंगा, या फिर पैसा पेड़ पर लगता है क्या। ऐसी चीजें हमको दिखती हैं कि थोड़ा सा लालच तो सब में होता है, थोड़ा सा लालच आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। मेरा एक पड़ोसी है जो ऑलमोस्ट दिवालिया है, कुछ भी नहीं है उसके पास, बस वो दिखाने के लिए है अपनी कार जो है वो गैरेज में पार्क नहीं करता, क्योंकि उसके गैरेज में उसके बिगड़े हुए नालायक बच्चे के खिलौने पड़े हुए हैं। उनके मामले में थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल है। वो बोलता है मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन इनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बोलने से पहले ही खिलौना उनके सामने आ जाते हैं जो वो चाहते हैं, जो वो मुंह से निकालते हैं। और बोलता था कि ये सब मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो वो क्या करता था, अपने बच्चों को एक टाइप से आलस बनाता था। मेरे अमीर डैडी क्या करते थे, मुझे और माइक को, माइक उनका बेटा था, तो वो खुद से कुछ नहीं देते थे। वो बोलते थे बेटा खुद सोच के कि कैसे खरीदेगा, खुद सोच कि ये चीज कैसे खरीदेगा, क्योंकि वो जानते थे कि इंसान की आत्मा उससे कुछ भी करवा सकती है, उसको कुछ भी दिलवा सकती है, बस अंदर एक पाने की इच्छा होनी चाहिए। शायद यही वजह थी कि हम लोगों ने अपने कॉलेज की फीस खुद से ही भरी थी। थोड़ा लालच जरूरी है, सब में जरूरी है। सोचो, नए नए इन्वेंशन थोड़े से लालच की वजह से ही तो होते हैं। ये आलस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, थोड़ा सा लालच। खुद से पूछो कि इस काम को करने से मुझे क्या मिल सकता है, और अगर कुछ मिलेगा तो मैं इसको क्यों ना करूं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर बोलते हैं कि लालच ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जरूरी है लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आलस भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है हमारी आदतें। मेरे एक दोस्त ने एक मूवी देखी है, उस मूवी को देखने के बाद वो बोला उस हीरो की बॉडी बहुत अच्छी थी। मैंने सुना है वो कभी भी मेरी तरह पतला दुबला था, अब वो जिम जाता है। उसने जिम की एक अच्छी आदत पकड़ ली, तभी ऐसा है। अब ऐसे में क्या हुआ, हमारे साथ में एक और बंदा खड़ा था, वो बोला नहीं नहीं उसकी तो बॉडी ही ऐसी है जो अच्छे से डेवलप हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। चल छोड़ना, किसकी बात कर रहा है, चल बियर पीते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उन लोगों को कि वो आदत से कितने मजबूर हैं। उनकी आदत उनके व्यवहार में को कंट्रोल कर रही है। एंड में जब उनको बियर ही पीनी है तो जिम की बात क्यों कर रहे हैं, बॉडी बनाने की बात क्यों कर रहे हैं, हीरो की बात क्यों कर रहे हो कि उसके जैसी बॉडी हो जाए। मैंने अपने अमीर डैडी से अमीरों की आदतें पूछी कि ये अमीरों की आदतें क्या होती हैं, तो बदले में उन्होंने ही मुझसे सवाल पूछ लिया। बोले तुम्हारे फादर बिल चुकाते हैं? बोले हाँ चुकाते हैं। तो बताओ कितनी तारीख को चुकाते हैं? तो मैंने कहा 1 तारीख को चुकाते हैं, हर महीने की पहली तारीख को टाइम पे चुका देते हैं। अच्छा, बोले एंड में उनके पास क्या बचता है बिल देने के बाद में? तो मैंने बोला बहुत कम बचता है, खुद के लिए तो बहुत कम बचता है, कभी कभार बचता ही नहीं है। तो बोले यही रीज़न है, वो सबसे पहले सबको पैसे दे देते हैं और सबसे एंड में खुद को पैसे देते हैं। ये उनकी आदत है। क्या आदत है कि बिल चुका दो और एंड में जाकर के जो बचे हैं वो खुद का, और नहीं बचे तो क्या जाता है, अपने आप पे ही खर्चा करना है। खुद को थोड़ा समझा लेंगे, मना लेंगे। मैंने अमीर डैडी से सवाल पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या वो बिल नहीं चुकाएंगे? नहीं बेटा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सरकार को दो पैसे टाइम पर दो, लेकिन सरकार को देने से पहले खुद को पैसा दो। मतलब ये कि मैं अगर तुम्हारे फादर की जगह पर होता तो शायद खुद पर पैसा खर्च कर देता, जो बिल का पैसा होता वो खर्च कर देता, और फिर मेरे लेनदार मेरे पीछे आते। अब सोचो मेरे लेनदार कौन है इस वक्त? बोला सरकार है। अच्छा, वो सरकार मेरे पीछे आएगी, मुझ पे प्रेशर बनाएगी। अगर वो पैसे मैं खुद को नहीं देता तो खुद खुद को सेटिस्फाइड कर लेता कि ठीक है नहीं बचे तो कोई बात नहीं, मैं खुद से तो पैसे मांगूंगा नहीं, सरकार मुझसे जरूर मांगेगी, प्रेशर डालेगी। और अब जबकि मैं खुद पर पैसा खर्च कर चुका हूं तो वही सरकार से मिलने वाला प्रेशर मुझे पैसा कमाने के दूसरे रास्ते ढूंढने में मदद करेगा। बेटा, प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है। टाइम पर बिल चुका देने के बाद में
खुद को फ्री फील करने की बुरी आदत को छुड़वाने के लिए प्रेशर बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारे फादर की बहुत बुरी आदत है कि वो टाइम पर बिल चुका देने के बाद वो फ्री फील करते हैं, फिर खुद के लिए मेहनत नहीं करना चाहते वो। यही एक तरीका है, उस डर का सही यूज़ करो। मुझे बड़ा सही लगा उनका तरीका कि लेनदारों का डर इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकता। उसको मजबूत बनाने के लिए वो दूसरे रास्ते ढूंढेंगे पैसा कमाने के लिए, तो वो इस डर का यूज़ खुद को मजबूत बनाने के लिए करते थे। कहने का यही मतलब है कि खुद की पहले सोचो, खुद को पैसा पहले दो। आखिर में बचा कुचा जो खुद के लिए बचे उसमें एडजस्ट मत करो। पैसे के मामले में अपनी आदतें मत बिगाड़ो कि पहले बिल चुका दिए उसके बाद में जो बचे वो खुद पे खर्च करेंगे, तो खुद के साथ अन्याय हुआ ये तो। अब इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम रॉबर्ट कियोसाकी ने बताई है, वो है जिद। जिद घमंड से ही बनती है, घमंड का ही एक रूप है जिद, कि मैं जो जानता हूँ उसी से पैसा आता है, ये एक जिद है। और अक्सर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अक्सर मैंने लोगों को इस जिद की आड़ में अपनी बेवकूफ़ी को छुपाते हुए देखा है। जिद इंसान तभी करता है जब उसको नॉलेज नहीं होती। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर वो सलाह देते हैं कि नॉलेज लो, एक्सपर्ट लोगों से ले लो या फिर बुक्स पढ़ लो, छोटे थोड़ी हो जाओगे। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।